एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। तो एक्सचेंज रेट रिजीम वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था। फ्लोटिंग होती है, फिक्स होती है। फ्लोटिंग का फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी और फिक्स का फ़ायदा है स्टेबिलिटी। फिक्स में डिसिप्लिन होता है, इन्वेस्टमेंट आता है। और जनरली आपको बताया था कि है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल को यूज करते हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो जनरली फिक्स्ड को यूज करते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम पैक्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। फिक्स को ही हम कौन सा एक और नाम देते हैं, पेग्ड। कल भी बताया था आप लोगों को। हाँ हाँ, नॉमिनल वर्सेज रियल एक्सचेंज रेट ये पढ़ रहे थे है ना। नॉमिनल वर्सेज रियल एक्सचेंज रेट। तो एक तो होती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और एक होती है रियल एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल का मतलब तो होता है दिखावे का, और रियल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है ना। अभी जैसे भाई मान लो किसी की सैलरी, पहले वही अपना सिंपल सी बात है जो अपन लोग इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं ना, वैसा सही है। किसी की सैलरी आज 1 लाख रुपए है और 1 साल बाद 1,20,000 हो जाती है, तो दिखने में तो उसकी 20% बढ़ गई ना सैलरी। लेकिन मान लो महंगाई 40% बढ़ जाए, तो उसकी सैलरी रियल में बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है ना। तो नॉमिनल तो होता है जो दिख रहा है, वो रियल होता है जो एक्चुअल में होता है ना, वो डिफरेंस है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट क्या चीज़ है ये देखते हैं। देखो, एक्सचेंज रेट तो आपको पता लग ही गया कि एक्सचेंज रेट क्या होती है। वो सर है ना जो अभी आपको पढ़ाने आते हैं वो इसी कॉलेज में है अभी, है ना, लेकिन वो साइंस में है। एक बार उनसे, रोहित जिनका मैसेज आया ना, उनसे मैं पूछ लूँगा। वो ऐसे ही करेंगे तुम लोगों को पूरी साल ऐसे ही। एक्सचेंज रेट, हाँ। अपन बात करें नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट की तो देखो, नॉमिनल का मतलब दिखावे वाली और रियल मतलब एक्चुअल में। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले पे आ जाओ, 9.55 नंबर पेज पे, 9.55 नंबर पेज पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आर ई आर का, रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्ट में आर ई आर बोल सकते हैं, आर ई आर। तो नॉमिनल से ही रियल बनेगी, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस। अच्छे से याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को। मतलब नॉमिनल होती है दिखावे वाली, और उसको अपन एक्चुअल पे लेकर आते हैं, उसको ही बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। और एक्चुअल पे लाने के लिए क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं? डोमेस्टिक प्राइस और है ना फॉरेन प्राइस में आपस में, मतलब उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। या दूसरा इसका फॉर्मूला है रियल एक्सचेंज रेट, वो तो सेम ही है, बस उस फॉरेन प्राइस को उधर ले गया, एक ही बात है, पहला और दूसरा तो। और
तीसरा फॉर्मूला है, इंडेक्स वर्ड आ रहा है, रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 4 तो मैं बोला था आपको इंडेक्स वाला ही हो गया ये, है ना, नॉमिनल को रियल पे लाना, जैसे हमने इंडेक्स वाले चैप्टर में करे भी हैं कि उसकी सैलरी इतनी है तो बताओ रियल में कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, तो इंडेक्स नंबर का ही सिस्टम है, इतना ही है, तो नॉमिनल और रियल ऐसा होता है। तो देखो तो जो इसको अंडरलाइन करो 9.54 पे पहला जो पैरा है ना नॉमिनल वर्सेज रियल एक्सचेंज रेट का, वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार अबाउट नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अबाउट नॉमिनल एक्सचेंज रेट, we have been discussing so far about nominal exchange rate which refers to the rate at which a person can trade the currency of a one country for the currency of another country। मतलब ये हमें आता है या नहीं आता भाई, एक डॉलर के बदले कितने रुपए ले सकते हैं, तो यही होता है एक्सचेंज रेट। तो ये जो हमने जो अपन बेसिक बोलते हैं ना वो नॉमिनल की बात करते हैं, जब तक आपको कोई ये नहीं बोले ना कि रियल एक्सचेंज रेट, तब तक हमें यही समझना है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट की, ठीक है ना। अरे वो कौन, एक दो जने बाहर भी बैठे हैं ना, बैठा है ना एक दो लड़का, शायद क्या बैठा ही है, उसको लेकर आ। आज टेस्ट है क्या तुम्हारा कोई? We have been discussing so far about nominal exchange rate which refer to the rate at which a, तो जो हम अगर कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब हमें नॉमिनल मान के चलना है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात हो रही है कि एक डॉलर के बदले या एक रुपए के बदले दूसरे देश का कितना रुपए आ सकता है। For any country there are many nominal exchange rates because its currency can be used to purchase many foreign currency। तो किसी भी देश के लिए बहुत सारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? जैसे अगर मेरे को डॉलर लेनी है तो 80 रुपया, अगर पाउंड लेना है तो अलग होगा, पाकिस्तानी रुपी लेना है तो अलग होगा। तो ये जो दिख रहा है ना जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है उसको कौन सा एक्सचेंज रेट बोलते हैं? नॉमिनल है। तो एक देश के लिए बहुत सारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स हो सकती है। तो अब आपको इसको इस पैरा में फिर आपको एक इंडेक्स वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है कि जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट में इंडेक्स है ना, तीसरी इसके एक दो लाइन बाद में एक इंडेक्स वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक पैरा छोड़ के अगले पैरा में लिखा हुआ है द रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच ए पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर ए गुड और सर्विसेज ऑफ अनदर। देखो दोनों में क्या अंतर हुआ? एक तो अंतर ये हो गया कि रियल एक्सचेंज रेट में हम इंडेक्स को या महंगाई वंगाई को इंक्लूड कर लेते हैं, नॉमिनल से ही रियल बनती है। एक दोनों की डेफिनेशन आप 2-3 बार पढ़ोगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में तो करेंसी का अदला बदली हो रही है, करेंसी वर्ड है, देखिए आप ऊपर जब मैंने आपको नॉमिनल को अंडरलाइन करवाया है वहाँ पे क्या वर्ड है? नॉमिनल, ऊपर ही ऊपर फर्स्ट लाइन में, नॉमिनल एक्सचेंज रेट विच रेफर टू द रेट एट विच ए पर्सन कैन ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर। करेंसी वर्ड आ रहा है ना नॉमिनल में, प्लीज आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में तो क्या वर्ड आ रहा है? करेंसी वर्ड अंडर आ रहा है। और है ना रियल में देखो क्या वर्ड आ रहा है? द रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच ए पर्सन कैन ट्रेड और गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विस आ रहा है उधर, इधर करेंसी वर्ड नहीं आ रहा है। कंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर। समझ में आ गई होगी बात? उसमें तो ऐसे है कि एक डॉलर के बदले कितने रुपए ला सकते हो, और इधर क्या है कि एक कोई वस्तु या गुड के बदले उधर कितनी आ जाएगी। जैसे इंडिया का एक एसी अमेरिका में कितने एसी खरीद सकते हो, है ना। तो जब गुड्स का आपस में लेन देन की बात करते हैं तब नॉमिनल की बात करते हैं, और करेंसी में आपस में ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, सॉरी करेंसी में ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तब नॉमिनल की बात करते हैं, और गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? नॉमिनल की। समझ आ गई होगी बात? तो इन दोनों डेफिनेशंस को एक साथ पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। वो डेफिनेशंस फर्स्ट पैरा की
शुरू की 2 लाइनें और उधर थर्ड पैरा की शुरू की 2 लाइनें हैं। फिर आगे बोल रहा है इट डिस्क्राइब हाउ मैनी ऑफ ए गुड और सर्विस इन वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर वन ऑफ दैट गुड और सर्विस इन फॉरेन कंट्री। समझ में आ गई होगी बात आपको। फिर आगे ए कंट्रीज रियल एक्सचेंज रेट इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात होगी ना तो वस्तुएं होंगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो कहाँ क्या काम आएगा, रियल एक्सचेंज। और करेंसी की बात हो रही है ना तब क्या काम आएगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बाकी दोनों लगभग सेम है डेफिनेशन वाइज। समझ में आ गई होगी बात। मतलब नॉमिनल से ही रियल बनती है। हमें ज़्यादा सटीक या ज़्यादा सही एक्यूरेट एक्सचेंज रेट चाहिए तो वो रियल वाली होती है, लेकिन जो हमें जनरली दिखाई देती है वो कौन सी होती है, नॉमिनल। जैसे $1 80 रुपये में मिल रहा है तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ना। जब अपन गुड्स पे आपस में ट्रेड करेंगे तो फिर वो रियल हो जाएगी। बस इतना ही आपको समझना है। फिर दोनों जो आपके ये जो फॉर्मूले हैं उन पे काम करना है ना। रियल में नॉमिनल में जब इंडेक्स का अपन लोग इंक्लूजन कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इतना सा ही टॉपिक है ये RER और NER। RER मतलब NER वर्सेज RER। तो NER में हम करेंसी क्या को अदले बदले की बात करते हैं, जबकि RER में हम गुड्स और सर्विसेज को अदले बदले की बात करते हैं। और NER से ही RER बनती है। जो हमें जनरली दिखाई देती है वो NER होती है, और RER से बदलने के लिए NER को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाई फॉरेन प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एक और मीजर है 9.55 पे जो लास्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके नीचे नीचे एक और है, अनदर एक्सचेंज रेट कंसेप्ट इज RER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं भैया, एक तो NER, एक RER और एक RER। मतलब एक इफेक्टिव वर्ड और आ गया इसके अंदर, है ना। तो 3 वर्ड आ गए यहाँ पे, NER, RER, RER। तो ये RER क्या है, इज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वेटेड वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वेटेड वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसीज। वेटेड वर्ड आ रहा है, वेटेड, और डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर और इंडेक्स ऑफ कॉस्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, RER भी किससे बनेगी, NER से बनेगी, मतलब NER से बनेगी। RER क्या होती है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये ऐसे बोल रहा है कि जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हम वेटेड पे कैलकुलेट करते हैं ना, किस पे, वेटेड पे, वेटेड एवरेज, है ना। वेटेड एवरेज तो पता है ना तुम लोगों को, मीन मोड मीडियन में पढ़ा होगा तुमने। F की जगह जब W आता है तो वो वेटेड एवरेज हो जाता है। तो जब हम लोग NER की कैलकुलेशन वेटेड एवरेज के हिसाब से करते हैं और फिर उसमें इंडेक्स का क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो वो जो RER बनता है ना उसी को क्या बोलते हैं, RER बोलते हैं। तो 2 शब्द आपको अंडरलाइन करने, एक तो वेटेड वर्ड को अंडरलाइन करना है, एक प्राइस डिफ्लेक्टर या इंडेक्स को अंडरलाइन करना है ना। और फिर आप अगली लाइन बोल रही है, एन इंक्रीज इन RER अगर बढ़ता है, दैट एक्सपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव। इसका मतलब आपके देश के एक्सपोर्ट महंगे हो गए हैं, एंड इम्पोर्ट बिकम चीपर, और आपके देश के जो इम्पोर्ट्स है वो सस्ते हो गए हैं। देयरफॉर एन इंक्रीज इन RER इंडिकेट द लॉस ऑफ ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो आपके नुकसान हो रहा है। अब देखो ये आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, तो आप लिख लेना इस बात को, RER बढ़ने से क्या होता है, लॉस होने की पॉसिबिलिटी है किसी भी देश को। क्यों है भैया, देखो समझा देता हूँ मैं आपको। ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर RER बढ़ा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर बढ़ी, तो आपके देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स महंगे होने का मतलब, जैसे भाई मैं इंडिया में काम करता हूँ और मेरा कोई प्रोडक्ट अगर महंगा हो जाए फॉरेनर्स के लिए, तो वो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो मेरे एक्सपोर्ट अगर महंगे हो गए, इसका मतलब एक्सपोर्ट रिड्यूस होंगे या इंक्रीज होंगे, रिड्यूस होंगे, कम हो जाएंगे ना। तो ये नुकसान है या फ़ायदा है, नुकसान है। और इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे मेरे लिए, तो इम्पोर्ट्स महंगे होना भी क्या है, नुकसान है। इसलिए अगर RER बढ़ती है तो वो नुकसान का सौदा है ना। इंटरनेशनल मार्केट में आपको नुकसान लगेगा, एक्सपोर्ट आपके कम होंगे और इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे एक्सचेंज रेट में भी ऐसा ही है,
चाहे रियल एक्सचेंज रेट बोलूँ चाहे कोई सी भी एक्सचेंज रेट बोलूँ, एक्सचेंज रेट जैसे $1 कितने रुपए का है, 80 रुपए का है। अगर वो 85 का होता है ना, तो वैसे तो क्या क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ रही है ना, तो क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, सस्ते। यही मतलब हुआ क्या इसका। देखो आप ये तो कम से कम याद कर लो कि RER कैसे निकलती है। आप क्या बोलोगे, सर NER जब वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करते हैं और फिर उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, किसका, प्राइस डिफ्लेक्टर का, तो क्या निकल जाती है, RER। और RER जितनी ज़्यादा होगी उतना ही किसी देश के नुकसान है। क्यों, क्योंकि RER ज़्यादा होने से एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और इंपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे। तो आपका देश एक्सपोर्ट तो कम करेगा और इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, और ये इतना तो हम सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से और इंपोर्ट कम होने से आपके ओवरऑल नुकसान, एक्सपोर्ट कम होने से और इंपोर्ट ज़्यादा होने से आपके नुकसान होगा। तो एक बार इसको पढ़ लो आप लोग, मैं वापस मेरी पूरी बात रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो जो हुआ है, एक तो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और एक है रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो करेंसी हम $1.80 की बोल रहे हैं, तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट ही है। अपन ₹1 को 4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर बता रहे हैं, तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, क्योंकि करेंसी की करेंसी से जब तुलना होती है तो वो क्या होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और जब हम वस्तु की वस्तु से तुलना करते हैं कि इंडिया की एक एसी पाकिस्तान की 5 एसी के बराबर है, ऐसा है वैसा है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, रियल एक्सचेंज रेट। और फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाई फॉरेन प्राइस से, तो क्या आ जाएगी, रियल एक्सचेंज रेट। बस इतना ही है, और ज़्यादा इसमें कोई लोड नहीं है। और उसके बाद RER है, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो एक तो RER ज़्यादा होने से नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। एक तो आपको ये लाइन याद रखनी है। और एक RER जो होती है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब NER को हम वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं और फिर उसमें प्राइस डिफ्लेक्टर का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें RER मिल जाती है ना। तो ये 2-3 शब्द आप याद रख लेंगे। उसके बाद आगे आ जाओ, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या है देखो। नाइन 9.55 पे जो पैरा स्टार्ट हो रहा है, फॉरेन मार्केट पार्ट, फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का ही शॉर्ट नेम है फॉरेक्स। फॉरेन से FOR ले लिया और एक्सचेंज से X ले लिया। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेनली आर कमर्शियल बैंक्स। तो फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर फ्रॉम एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट फंड, हेजर्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो आपको याद रखना है कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट होता है, मतलब कौन कौन वहाँ पे काम करता है। एक तो कमर्शियल बैंक्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट फंड्स वहाँ काम करते हैं, हेजर्स करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे काम करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में ये लोग या ये बंदे इंक्लूड होते हैं। ये इस लाइन को आप पढ़ लेना, एज ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। एक तो कमर्शियल, जैसे भाई यहाँ पे अपना मार्केट है सीकर में, तो उसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है भाई, ग्राहक है और दुकानदार है, या दुकानदार जिससे माल लेकर आ रहा है वो है। तो फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन लोग होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक। और फॉरेक्स मार्केट हुआ किस चीज़ का, फॉरेन करेंसी का अदला बदली लेन देन, वही होता है फॉरेक्स मार्केट। वैसे कोई ऐसा नहीं है कोई अलग जगह पे मार्केट है। भाई आपने जैसे मान लो मेरे पास $10 है और मैं उन डॉलर को देके रुपये में कन्वर्ट करा लिया, यही फॉरेक्स मार्केट है। आपने $500 है आपके पास और आप उसको रुपए में बदलवाना चाहते हो, तो कहाँ बदलवाओगे, फॉरेक्स मार्केट में बदलवाओगे, इतनी सी बात है। तो फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है, कमर्शियल बैंक्स है और एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, हेजर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं। कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म ट्रेडिंग ऑपरेशंस इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड एट देयर ओन एक्सपेंस।
डेली टर्नओवर ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स ऑफन एक्सीड सेवरल बिलियन ऑफ यूएस डॉलर एंड मैनी मेक। तो ये बोलना चाह रहा है फॉरेक्स मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है, इसमें डॉलर करोड़ों अरबों डॉलर्स में व्यापार होता है, बहुत अदला बदली इधर का उधर बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और स्पेकुलेटिव ऑपरेशंस भी होते हैं। स्पेकुलेटिव वर्ड को भी अंडरलाइन कर लेना। स्पेकुलेशन का मतलब मैंने बोल दिया, जब आपको शॉर्ट टर्म में जो उतार चढ़ाव आया ना, जैसे $1 सुबह तो है मान लो 80 रुपये का, और थोड़ी देर बाद में वो हो जाए 80.5 रुपये का, तो वैसे देखने में तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इस 0.5 में भी जो मोटे पैसे वाले लोग हैं ना, वो करोड़ों रुपए बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात को भाई? आपने डॉलर मतलब आपके पास मान लो 5 लाख डॉलर्स थे और 80 रुपये का $1 आ रहा है, या मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए थे, तो आप डॉलर्स खरीद लोगे उनसे अभी मॉर्निंग में, और मान लो वो थोड़ी देर बाद 81 हो जाए तो उनको बेचोगे, तो पैसा भाई $1-2 खरीदने पे तो $1-2 का फ़ायदा होगा, लेकिन 5 करोड़ 5 लाख अगर है आपके पास तो क्या होगा, मोटा फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो आप शॉर्ट टर्म में भाव के ऊपर नीचे होने की वजह से जो आप ट्रेडिंग करते हो ना, इसी को स्पेकुलेशन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? तो इस फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे स्पेकुलेटर्स भी होते हैं, या जो मैंने तुम्हें बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी वही एग्जांपल है, कैनरा बैंक का शेयर अभी मॉर्निंग में 110 रुपये पे ओपन होता है, और वो शाम मतलब कभी 112 जा रहा है, 13 जा रहा है, 114, 15, 16 तक जा रहा है, फिर 112 पे वापस आ रहा है, तो आपने 110 में उसको परचेज कर लिया, मान लो 10 करोड़ रुपए थे आपके पास, 1-2 शेयर की बात मत करो, है ना। जो फॉरेक्स मार्केट में जो भी बंदे होते हैं वो मोटे पैसे लेके बैठते हैं, तो 10 करोड़ रुपए के अगर आप कैनरा बैंक के शेयर अगर खरीद लेते हो मॉर्निंग में, और वो 116 चला जाए, और 116 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 6 रुपये का गैप जो है उसमें भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन आपका कैपिटल मोटा होना चाहिए, है ना। तो यही इस फॉरेक्स मार्केट में भी बोल रहा है, तो इस पैरा को आप ठीक से पढ़ लेना। इसमें ब्रोकरेज हाउसेज भी होते हैं, दलाली वाले भी होते हैं। कैसे होते हैं दलाली वाले? भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास $10 है और 80 रुपये का $1 है, तो कितने रुपए मेरे को देगा वो? मैं $10 लेकर आया हूँ, मैं आपसे बदलवाना चाहता हूँ, तो आप मुझे कितने रुपए दोगे? 80 का एक है तो 800 रुपये दोगे आप मेरे को, लेकिन आप उसमें कुछ ब्रोकरेज जिसको कमीशन या दलाली बोलते हैं वो भी रखोगे। 80 के भाव है तो आप मुझे 795 रुपये, है ना, क्योंकि आप व्यापारी तो यही आपका एक तरीके से, तो आप मुझे बदल के दे रहे हो ना पैसा, तो वो ब्रोकरेज फीस है आपकी, तो वो लोग भी होंगे इसमें, दलाली वाले लोग भी होते हैं, है ना, दलाली या कमीशन वाले लोग भी होते हैं। ब्रोकरेज हाउसेज आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्टर्स बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स, फंड्स, कमीशन हाउसेज, डीलिंग centers. Commercial bank and brokerage houses do not only execute currency exchange, तो ये केवल करेंसी का अदला बदली नहीं करते operations at prices set by other active players, but come out with their own prices as well, actively influencing the price information process and market life. That is why they call market makers. तो market makers किस किस को बोला जा रहा है? कमर्शियल बैंक्स को और ब्रोकरेज हाउसेज को, क्योंकि वो इनके उतार चढ़ाव करवाते हैं, प्राइसेज के ऊपर नीचे करवाते हैं, है ना। तो ये इजी जी सी लाइन से अगला आप अगली लाइनें छोड़ दो। 9.56 पे एक हेजर वर्ड आया ना, 9.55 पे, है ना, हेजर्स वर्ड आया ना 9.55 पे, जो पहला पैरा हमने पढ़ा है, उसमें पहला पैरा का क्वेश्चन यही बनेगा एग्जाम में कि फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, तो वो आप याद कर लेना भाई। कमर्शियल बैंक्स है, ब्रोकरेज हाउसेज है, एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट फंड्स है, हेजर्स है, ये सब होते हैं। हेजर किसको बोलते हैं? हेजर होता है जो रिस्क, इंश्योरेंस जैसा होता है हेजिंग का काम, है ना। हेजिंग वर्ड जो है ना, इंश्योरेंस वर्ड जैसा ही है, या लगभग वैसा ही है। तो 9.56 पे लिखा हुआ है हेजिंग ऑफ करेंसी रिस्क, है ना। हेजर का मतलब इंश्योरेंस एजेंट लॉसेज इन केस ऑफ अनफेवरेबल प्राइस चॉइसेज। तो देखो क्या होता है चेंजेज। हेजर्स क्या होते हैं? जो आपकी इंश्योरेंस करते हैं, किसमें? फॉरेक्स मार्केट में।
जैसे भाई आप यहाँ पे नॉर्मल इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो वो फॉरेक्स मार्केट में नहीं होगी, है ना। आप नॉर्मल इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो वो फॉरेक्स मार्केट में नहीं होगी। अरे मयंक तू या तो पीछे बैठा कर, है ना, ऐसे सोए ना क्लास में तो पीछे बैठ जा आराम से, सो जा जाके जा। हेजर्स क्या होते हैं? हेजर जैसे भाई मान लो आपने फॉरेक्स मार्केट में अरबों रुपए का सौदा किया है, तो अरबों रुपए का सौदा किया है तो क्या आपके रिस्क ज़्यादा है, तो आप हेजर्स से अपने सौदे की या रिस्क की इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि भाई इतने रुपए तक का रिस्क तो आप उठा लोगे, उससे ज़्यादा रिस्क हुआ तो फिर वो हेजर उठाएगा। समझ रहे बात को? उसके क्या फ़ायदा होगा? उसके भाई जैसे इंश्योरेंस कंपनी के क्या फ़ायदा होता है वैसा ही उसके फ़ायदा होगा। भाई वो भी भाई बड़ा खिलाड़ी है तो उसको पता है कि भाई कितनी रिस्क कितनी हो सकती है, तो उस हिसाब से वो आपको प्रीमियम बताएगा। अगर आप हेजिंग करवाओगे तो आपको प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करके देता है कि भाई हाँ इतना रुपया आप मेरे को मंथली या इस सौदे के दे दो या ऐसे कर दो तो मैं आपके इस सौदे का इंश्योरेंस कर दूंगा एक तरीके से। मतलब आप अपना बड़ा नुकसान होने से बचते हो ना, वहाँ पे हेजर काम आता है, ठीक है ना। तो हेजर्स कौन होते हैं? इंश्योरेंस एजेंट्स मान लो आप इनको, फॉरेक्स मार्केट के इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के इंश्योरेंस करने वाले लोग होते हैं। लिखा हुआ भी है हेजिंग ऑफ करेंसी रिस्क, इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉसेज इन केस ऑफ अनफेवरेबल प्राइस चेंजेस। तो ये भी फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है जो हमने 9.55 नंबर पेज पे पहला पैरा पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हेजर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ये सब होते हैं। स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं वो तो रिस्क लेते हैं और हेजर्स जो होते हैं वो रिस्क से बचाते हैं। स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं भाई, उनको भाव का उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए। तो हेजर्स क्या करते हैं? रिस्क से बचाते हैं। अभी भाई मान लो आपके ऐसे लग रहा है कि अगर इस सौदे में नेगेटिव जाता है तो मेरे 1 अरब का नुकसान लग जाएगा, तो वो जो बंदा है जिसके 1 अरब का नुकसान लग सकता है, अगर वो भाव ऊपर नीचे उसके नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाए तो वो फिर हेजिंग करवा लेगा, उसकी इंश्योरेंस करवा लेगा, तो एक लिमिटेड ही नुकसान लगेगा उसके, और उससे ऊपर नुकसान लगता है तो वो हेजिंग करने वाला लोग या वो जो लोग है वो उसका पैसा देंगे, ठीक है ना। अब आप इतना सोच सकते हो कि उसके हेजर के क्या फ़ायदा है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपना टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या होता है भाई, मान लो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपने लिया तो आपके है ना ज़्यादा से ज़्यादा साल की, अगर आपकी एज 20, 25, 30 साल तक है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक साल की किस्त आएगी 10,000, 20,000 या 25,000, तो 25,000 रुपये आपको भरने हैं एक साल में, और आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। अगर बाई द वे मान लो आप 3 साल में चले गए, कुछ हो गया, तो आपने 75,000 रुपये ही भरे और आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अपन इस हिसाब से देखते तो यार वो देने वाले के क्या फ़ायदा है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन नहीं, वो क्या प्रोबेबिलिटी पे चलती है ये सब बातें, क्योंकि सभी थोड़ी मर जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पूरी किस्तें भर देंगे उनको और फिर भी नहीं मरेंगे, तो फिर वो उस हिसाब से प्रीमियम सेट करते हैं कि इतना प्रीमियम देने पे हमारे प्रॉफिट रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही हेजर्स करते हैं। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 2 तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? सिर्फ करेंसी की अदला बदली होती है वहाँ पे। मेरे पास डॉलर है, रुपए में बदल दो, मेरे पास डॉलर है, पाकिस्तानी रुपए में बदल दो, मेरे पास रुपया है, आप जापानी रुपए में बदल दो या जापानी करेंसी में बदल दो। बस ये लेन देन जो हो रहा है ना, यही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ब्रोकरेज हाउसेज का भी रोल होता है, कमर्शियल बैंक का मोटा रोल होता है फॉरेक्स मार्केट में, और हेजर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो ट्रांजेक्शन्स है वो 2 तरीके के होते हैं। पहला करंट ट्रांजेक्शन्स। करंट ट्रांजेक्शन में क्या होता है? इमीडिएटली काम होता है, तुरंत का तुरंत, है ना। करंट ट्रांजेक्शन मतलब इमीडिएट डिलीवरी, विच आर कैरिड आउट द स्पॉट मार्केट एंड एक्सचेंज। इन स्पॉट मार्केट बोलूँ चाहे करंट बोलूँ एक ही बात है। स्पॉट का मतलब तुरंत, ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, वो वर्ड है ये। स्पॉट का मतलब है तुरंत, मैंने डॉलर दिया, रुपया ले लिया तुरंत, वो हो गया करंट ट्रांजेक्शन। और दूसरा है फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि भाई हम आगे जाके ऐसे कर लेंगे। आर एग्रीड अपॉन टू बाई और सेल करेंसीज फॉर फ्यूचर डिलीवरी विच आर कैरिड आउट और फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट्स।
तो करंट ट्रांजेक्शन का रिलेशन तो स्पॉट मार्केट से है और फ्यूचर ट्रांजेक्शन का रिलेशन फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट से है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या आगे फ्यूचर में कोई डील होने की बात होती है। इसमें आपको कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अगला पैरा है ना वो तो बस यही बता रहा है, लेकिन ये नाम से ही पता लग रहा है। करंट ट्रांजैक्शन मतलब स्पॉट मार्केट में जब आपने आज डॉलर दिए और अभी की अभी आपने पैसे ले लिए या रुपए ले लिए, ये तो करंट ट्रांजैक्शन है। और ये कौन से मार्केट में होगा? स्पॉट मार्केट में होगा। और एक होता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन, वो कौन से मार्केट में होता है? फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट में। अब ये फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आपकी बुक वो आपको बताना नहीं चाह रही है, इसीलिए मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं। उसने बस ये बोल दिया, इतना बोल के छोड़ दिया कि है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बताया नहीं क्या डिफरेंस होता है, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। फॉरवर्ड और फ्यूचर सेम ही मान रहा है ये, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है, करंट ट्रांजेक्शन हाथों हाथ होगा, ऑन द स्पॉट होगा, स्पॉट मार्केट में होगा, जबकि फ्यूचर ट्रांजेक्शन या फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगा? किसी भी फ्यूचर डेट पे होगा, है ना। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है? तो आप साइड में लिख लो, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होती है। सबसे सिंपल सी लाइन है। एक तरीके से जैसे प्राइस डिसाइड होती है ना, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होती है। कैसे भाई? जैसे रुपए की एक्सचेंज रेट क्या होगी? ये डिसाइड होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कितनी डिमांड है और कितनी हमारी सप्लाई है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसका मतलब रुपए की एक्सचेंज रेट क्या होगी? समझ आ रही होगी बात? मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी एक्सचेंज प्राइस भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। और अगर उसकी डिमांड कम है तो कम होगी। मतलब कुल मिला के आपके देश की करेंसी को विदेशी लोग या फॉरेनर्स या फॉरेन मार्केट में कितना डिमांड किया जा रहा है और उसकी कितनी सप्लाई हो रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। सबसे सिंपल सी बात है, और ये आपके सामने डायग्राम है, ठीक है। एक्सचेंज रेट समझ में आ गई होगी बात? तो एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है आपके देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है, मतलब इंडिया की एक्सचेंज, इंडिया की कौन सी करेंसी? रुपीज का फॉरेन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगी? डिसाइड होगी। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगी? कम होगी, ठीक है। देखो क्या है, एज यू ऑलरेडी नो द की फ्रेमवर्क और एनालिसिस प्राइसेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ फोर्सेज सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्स को अंडरलाइन कर लेंगे। आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ की प्राइस डिसाइड होने में सबसे मेन फोर्स कौन सा होता है? डिमांड और सप्लाई। और अब अपन प्राइस किसकी डिसाइड कर रहे हैं? एक्सचेंज मतलब रुपए करेंसी की तो कर रहे हैं। सप्लाई एंड डिमांड वाली बात आगे आ गई। फिर बोल रहा है यूजुअली द सप्लाई ऑफ and demand for foreign exchange in the domestic exchange market determine the external value of domestic currency. In other words, a country's exchange rate, individuals, institutions and government participate in the foreign exchange market for a number of reasons. On the demand side, people desire of foreign currency. तो लोग foreign currency को क्यों डिमांड करते हैं? उसके रीजन्स है कि अब जैसे मैं इंडिया में बैठा हूँ, अब मैं डॉलर की डिमांड क्यों करूँगा? उसके क्या क्या कारण है ना। ये वाला क्वेश्चन ये है कि मतलब विदेशी मुद्रा की डिमांड, या अब अपन लोग यहाँ बैठे तो हमें डॉलर क्यों चाहिए? उसके पीछे के कारण ये हैं। नंबर 1, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। तो अब मुझे मान लो है ना अमेरिका से या कोई दूसरे देश से, जैसे मुझे मान लो कि है ना कजाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट लेकर आना है, तो डॉलर क्या है? पूरे दुनिया में माना जाता है,
तो मुझे, मैं रुपए दूंगा ना कजाकिस्तान वाले को, वो नहीं लेगा, वो बोलेगा नहीं यार, तो मुझे कजाकिस्तान की करेंसी दो या डॉलर दे दो, क्योंकि डॉलर ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाता है। तो मेरी क्या मजबूरी है कि मैं उन रुपयों को किस में बदलाऊंगा, पहले डॉलर में, फिर जाके उस जहाँ पे भी कजाकिस्तान का जो ट्रेडर है उसको पकड़ाऊंगा। तो ये पहला कारण, ये ऐसे ही बोल रहा है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड आप क्यों करते हैं। तो पहला कारण क्या है, ताकि आप विदेशों से चीज़ों को खरीद सको। दूसरा कारण क्या है, फॉर यूनिलेटरल ट्रांसफर सच एज गिफ्ट, अवार्ड, ग्रांट्स, डोनेशंस और इंडाउमेंट। तो अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है, बस केवल जैसे गिफ्ट देना है आपको या कोई अवार्ड देना है, विदेश में जाके देना है, तो आपको विदेशी मुद्रा तो चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये रहा। तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, ये जो 5-6 पॉइंट है ना, ये किस चीज़ के पॉइंट है कि लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, वाई फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड, इसके पॉइंट्स है ये। फिर अगला, टू मेक इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट अब्रोड, ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सको विदेश में। अब अमेरिका में इन्वेस्ट करना है तो रुपए ले जाके थोड़ी करूंगा, रुपए को पहले डॉलर में बदलाऊंगा और फिर जाके ही इन्वेस्ट हो पाएगा। और वो डॉलर बदलेगा कहाँ, फॉरेक्स मार्केट में बदलेगा, यही होता है फॉरेक्स मार्केट। टू परचेज फिनेंशियल असेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स अब्रोड, अगर आपको विदेश में कुछ भी खरीदना है, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो आपको वहाँ की करेंसी चाहिए या डॉलर चाहिए, सीधी सी बात है। अगला, टू ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट, तो अगर आपको फॉरेन बैंक अकाउंट चाहिए तो भी वही पैसा चाहिए विदेशी। टू एक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल, तो ये सिंपल पॉइंट है। टू स्पेकुलेशन एंड हेजिंग, स्पेकुलेशन तो होता है रिस्क लेना, और हेजिंग मतलब रिस्क से बचना या कवर करवाना, रिस्क का इंश्योरेंस करवाना। एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग और रिस्क अवॉइडेंस एक्टिविटी, अच्छा पॉइंट है ये। तो स्पेकुलेशन के लिए, हेजिंग के लिए, इन सब के लिए भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो ये हो गया। तो आपसे कोई पूछ ले कि भैया फॉरेन करेंसी की डिमांड लोग क्यों करते हैं, तो ये पॉइंट्स आएंगे, और एकदम आसान पॉइंट्स है। दूसरी बात, दैट पार्टिसिपेंट ऑन द सप्लाई साइड, सप्लाई वाले देखो, ऑपरेटर फॉर सिमिलर रीजन्स, तो सप्लाई वाले भी इसी रीजन से सप्लाई करते हैं लगभग सेम। दस द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन द होम कंट्री रिजल्ट फ्रॉम परचेज ऑफ होम एक्सपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन ऑफ होम कंट्री, तो ये सब सेम पॉइंट्स है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं और कुछ लोग फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्यों करते हैं, उसके सेम रीजन्स है। अब जैसे कोई डॉलर की सप्लाई कर रहा है आपको, क्यों करेगा, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, ताकि आप विदेश में चीज़ें खरीद सको, विदेश में फिनेंशियल एसेट्स खरीद सको, विदेश में स्टॉक्स खरीद सको, विदेश में बैंक का खाता खरीद सको, या मतलब उसमें खाता खोल सको। तो ये आप डायग्राम तो देख लो, इजी सा डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है। तो आपको पूछ ले कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है किसी भी देश की मुद्रा की या करेंसी की, तो आपको इतना ही बोलना है, उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। अब देखो, इसने जो मैंने तो आपको समझाया किस सेंस में, रुपी के सेंस में, कि रुपए की डिमांड विदेश में कितनी है और सप्लाई कितना है, उससे रुपए की एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। लेकिन इस बुक ने जो डेफिनेशन दी है वो दी है डॉलर के सेंस में। तो देखो मैं बताता हूँ, 9.56 पे जहाँ पे चालू है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वहाँ पे देखो शुरू से पढ़ रहे हैं, वापस पढ़ना। ये यूजुअली द सप्लाई है ना, दूसरी लाइन, यूजुअली द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब यहाँ पे लिख दो डॉलर, इंडिया की, भाई इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी कौन सी हो जाएगी, डॉलर। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज वर्ड की जगह फॉरेन करेंसी वर्ड लिखो आप, ताकि समझ में आए आपको।
फॉरेन एक्सचेंज की वर्ड की मैं दूसरी लाइन में लिखा हुआ ना, यूजुअली द सप्लाई ऑफ एंड द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डोमेस्टिक मतलब इंडिया का मार्केट। अब हमारे लिए डोमेस्टिक कौन सा है? इंडिया का मार्केट। डिटरमाइन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन द अदर वर्ड कंट्रीज एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है। आपको सिर्फ इतना समझना है, आप आओ 9.57 पे जो डायग्राम है ना, उसके नीचे जो लाइंस लिखी हुई है वहाँ पे आओ एक बार। द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी। तो हम डायग्राम बना रहे हैं, तो ये डिमांड और सप्लाई कौन सी करेंसी की देख रहे हैं? डोमेस्टिक की या फॉरेन की? फॉरेन की। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर intersect to determine equilibrium exchange rate with QE and equilibrium quantity of dollars exchanged। समझ में आ गई होगी बात आपको कि भाई ये अपन इंडिया में बैठ के एक्सचेंज रेट देखेंगे ना, तो डॉलर्स के हिसाब से देख रहे हैं। अब यहाँ पे अपन डॉलर की डिसाइड कर रहे हैं एक्सचेंज रेट इस जगह पे, इस डायग्राम में, ये ध्यान रखना है। फिर आप आगे आओ चेंजेज इन एक्सचेंज रेट। ये भी बहुत आसान है, जो आपने डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ ही रखा है ऑलमोस्ट। चेंजेज इन एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट का कम नीचे होना या ऊपर नीचे होना कि कब बदल जाती है। तो सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो एक्सचेंज रेट में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप लिख दो चेंजेज इन एक्सचेंज रेट, तो हिंदी में लिख दो जब करेंसी की डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाती है। When the demand and supply of the currency are changed, then exchange rate will also be changed। जब किसी भी करेंसी की डिमांड और सप्लाई में बदलाव आएगा ना, तो एक्सचेंज रेट भी बदलेगी। सीधी सी बात है, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिसाइड ही किससे होती है? डिमांड सप्लाई से होती है। तो अगर डिमांड सप्लाई बदल गई तो एक्सचेंज रेट भी बदलेगी। सिंपल सी बात है। फिर आप पीछे के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्लास और लगेगी फिर पूरा होगा ये, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है चेंजेज में। पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तुम लोगों को? दूसरा भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। द नॉमिनल रेट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वन करेंसी। बताओ नॉमिनल में करेंसी आती है या गुड्स आते हैं? ठीक है, पर यूनिट ऑफ द अदर करेंसी, ये सही है। और रियल में, रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट, बताओ एडजस्टमेंट होते हैं या नहीं होते? रियल में एडजस्ट वर्ड आएगा, किस चीज़ का एडजस्टमेंट होगा? इंडेक्स का, है ना? वो प्राइस डिफ्लेक्टर का या डोमेस्टिक और उसका डिवाइड वाला एडजस्टमेंट होते हैं नहीं होते? एडजस्ट दिस फॉर चेंजेज इन प्राइस लेवल्स। तो सही बात है, प्राइस लेवल्स में मतलब जो इंडेक्स में या महंगाई में जो चेंज हो रहे हैं उसको वो एडजस्ट करता है रियल वाला। तो दोनों सही है ये स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट आर, क्या आंसर आएगा इसका? यही आएगा ना? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको करवाया था, चेक कर लो एक बार क्या है। क्या बोल रहा है? एन इनडायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सही है क्या ये? अरे 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की लेते हैं क्या इनडायरेक्ट कोट में? डायरेक्ट में लेते हैं 1 यूनिट फॉरेन की। अरे बताया आपको कल बार बार में, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत ही लग रहा है। द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम इज सेट टू इफिशिएंट एंड हाईली ट्रांसपेरेंट। फिक्स्ड वाला इफिशिएंट होता है क्या? फिक्स का मतलब सोशलिस्ट, अगर अपन वैसे देखें तो इफिशिएंसी सोशलिस्ट में ज़्यादा होती है कैपिटलिस्ट में ज़्यादा होती है? सिंपल सी बात है। अरे फिक्स का मतलब सोशलिस्ट जैसा ही तो हो गया ना, तो ये गलत है।
और ये डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जब फॉरेन करेंसी की आ जाएगी तो कौन सा कोट होगा, डायरेक्ट। और डी वाला गलत है, एक्सचेंज रेट आर जनरली फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो फिक्स सेंट्रल बैंक नहीं करता, गवर्नमेंट और बैंक दोनों मिलके वर्ड आया था शायद, आपको याद हो तो ये गलत है डी। पांचवा बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको ये आ जाएगा। क्या बोल रहा है 7th में, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आप याद करो डायग्राम में फॉरेन करेंसी का ही बनाते हैं ना, डिमांड किसकी देखते हैं, डॉलर्स, फॉरेन ही तो हुई ना वो, और सप्लाई किसकी देखते हैं। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो फॉरेन करेंसी का ही बनाते हैं या होम का बनाते हैं, फॉरेन का। तो अगर सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ी है या फॉरेन करेंसी की बढ़ी है तो आप डायग्राम जानते हैं नहीं जानते वो डिमांड वाले चैप्टर में। तो सप्लाई कर शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड शिफ्ट होगा, अरे अगर सप्लाई बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज की तो सप्लाई कर किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड में। और इससे है ना एक्सचेंज रेट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे। क्यों, क्योंकि भाई जैसे डॉलर है वो 80 रुपये का मिल रहा है अभी आज की डेट में, ऐसे डायग्राम वो ऐसा है, मतलब जो भी है इक्विलिब्रियम वाला, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे ही डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर कौन सी साइड जाएगा, राइट साइड। तो वो जो प्राइस है या एक्सचेंज रेट वाली जो प्राइस है वो नीचे आएगी या ऊपर आएगी, नीचे ही आएगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो 7th वाला भी जो डायग्राम है उसी से हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलता है, 9 भी बढ़िया क्वेश्चन है, अगर बुक में मिल जाएगा तो ठीक है ना, मैं यहीं से तुम्हें समझा देता हूँ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल मार्केट टेंड टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट फॉर ए गिवन करेंसी ड्यू टू आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है, जैसे जयपुर में पार्ले जी बिस्किट मिल रहा है 7 रुपये का और सीकर में मिल रहा है मान लो 5 रुपये का। तो अगर हम व्यापारी हैं तो हम क्या करेंगे, तुरंत सीकर वाले खरीद के जयपुर में बेचेंगे, यही तो होगा। बस जल्दी जल्दी सीकर में 5 रुपये से खरीदेंगे और 7 रुपये में जयपुर में बेचेंगे। समझ में आ गई होगी बात। और ये जो बेचना है या ये जो ट्रेडिंग है कब तक चलेगी भाई, इधर से माल उधर जाएगा जयपुर में, तो इधर से धीरे धीरे माल उधर जाएगा तो इधर तो कमी पड़ने लग जाएगी, और उधर एडिक्वेट क्वांटिटी में चला जाएगा तो धीरे धीरे इधर वाली प्राइसेस तो क्या होंगी, ऊपर होंगी। अरे सही, सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये भाई। इधर से धीरे धीरे माल उधर जा रहा है तो इधर वाली प्राइसेस तो क्या होगी, बढ़ेगी, और उधर वाली प्राइसेस रिड्यूस होंगी। और ये दोनों ट्रेड कब तक चलेंगे, जब दोनों साइड प्राइस बराबर बराबर आ जाए। मान लो इधर वाली प्राइसेस बढ़ के 6 हो गई और उधर वाली प्राइस कम होके 6 हो गई, तब ये ट्रेड बंद हो जाएगा। तब कौन पागल है जो यहाँ से खरीद के वहाँ बेचेगा, बंद हो जाएगा। यही प्रोसेस आर्बिट्रेज प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं। अब मैंने तुम्हें पार्ले जी का एग्जांपल दिया है, और अगर अपन वैसे बात करते हैं कॉमर्स में तो स्टॉक्स का एग्जांपल होता है, शेयर्स का एग्जांपल होता है, या फॉरेन करेंसी का एग्जांपल होता है। समझ रहे हैं ना। तो जब इनमें क्या पॉइंट्स का डिफरेंस चलता है ना, कि भाई जैसे मान लो मैं तुम्हें, जैसे सीकर में तो $1 मिल रहा है 80 रुपये में, और है ना नेपाल क्या बोलूँ, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है मान लो 79 रुपीज़ में। तो आपस में ट्रेडिंग होगी इनमें, और ये आधे आधे रुपए का या एक एक पॉइंट का डिफरेंस है ना, उसमें भी लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। बस होना चाहिए कैपिटल, और डूब भी जाते हैं ना, करोड़ों आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। अगर आपके पास भाई मोटा पैसा है तो मोटा ही आएगा, सिंपल सी बात है, रिस्क लेने के लिए आपके पास है तो यही होता है आर्बिट्रेज। तो क्या बोल रहे हैं, एट एनी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्बिट्रेज का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल मार्केट टेंड टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट फॉर ए गिवन करेंसी ड्यू टू। तो ये क्यों हो जाता है कि सेम रेट आ जाए दोनों मार्केट्स में, तो उसका रीजन है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब कम प्राइस वाले मार्केट से माल को उठा के ज़्यादा वाले प्राइस वाले मार्केट में माल को बेचना। ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होगी, सेकंडों में मिनटों में हो जाएगी, और दोनों साइड वो डिमांड सप्लाई का खेल एडजस्ट हो जाएगा ना, तो फिर दोनों साइड प्राइसेज बराबर आ जाएगी। यही होता है आर्बिट्रेज। हेजिंग मैंने तुम्हें बता दिया, उसका रिलेशन इंश्योर, स्पेकुलेशन का मैंने तुम्हें बता दिया क्या,
स्पेकुलेशन क्या होता है, इसमें रिस्क लेते हैं। भाई मैंने मॉर्निंग में 100 रुपए के भाव पे 5 करोड़ के शेयर खरीद लिए, अब वो 103 रुपए पे होते ही मैंने उनको बेच दिया, तो ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन में आप परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जल्दी से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हो। अब इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, अब मैं 100 से 105 का सोच रहा था, लेकिन मार्केट नीचे जाके 95 चला जाए, तो मैंने 5 करोड़ लगा रखे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान होगा, है ना। कोई 10-5 हज़ार लगाओगे तो कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा, मोटा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिनके पास बड़ी कैपिटल है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो करोड़ों रुपए लगाते हैं ना, और फिर इस तरीके से स्पेकुलेशन करते हैं। आर्बिट्रेज में किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। दोनों साइड प्राइसेज बराबर हो रही है तो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से ही होती है। और आर्बिट्रेज प्रोसेस होता क्या है, कम कीमत वाले बाजार से प्रोडक्ट को या करेंसी को खरीद के ज़्यादा कीमत वाले बाजार में करेंसी को बेचना। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक दोनों मार्केट्स में प्राइसेज बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। तो ये बोला ना सेम एक्सचेंज रेट, तो सेम करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस अपना रहे हो, आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है ना। अब व्हीकल करेंसी जनरली डॉलर को बोला जाता है, ये भी आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लो। चलो ये बाद में कर लेंगे, आपको जितना पढ़ाया प्लीज पढ़ लेना, है ना। ये यूनिट नंबर 4 में, और है ना अभी केवल महीने भर की बात है, थोड़े से जोश में रहो, ऐसे है ना झूठे जोश में तो रहो मत, है ना। और है ना कायदे से पॉजिटिव माइंडसेट रखो आप, है ना, ऐसे कंधे डालो मत, है ना।